नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, आदिवासी समुदाय से पहली महिला न्यायाधीश, कोलकाता ट्रामवे के 150 साल, हुरून इंडिया रिच लिस्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का इतिहास, फीफा विश्व कप 2030 के मेजबान राष्ट्र और भी बहुत कुछ। इन सब के बारे में जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। तो चलिए नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं करंट अफेयर 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2023। राष्ट्रीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 3 नए जिलों मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन के गठन की घोषणा की, जिससे जिलों की कुल संख्या 53 हो गई। इससे पहले अगस्त में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए थे। मालपुरा को मौजूदा टोंक जिले से अलग किया जाएगा, जबकि सुजानगढ़ को चूरू से और कुचामन को नागौर से बनाया जाएगा। क्या आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं 75 और उसके बाद मध्य प्रदेश में 57। कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे है, जो क्षेत्रफल में सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर है। माहे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 4 जिलों में से एक है। सभी राज्यों की तुलना में गोवा में सबसे कम जिले हैं। गोवा में 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक 20 जिले हैं और चंडीगढ़ में लक्षद्वीप में केवल 1 जिला है। बिहार द्वारा जाति आधारित सर्वेक्षण से एकत्र किए गए आंकड़ों को प्रकाशित करने के ठीक बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाने और उनके लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने के लिए इसी तरह की कवायद का आदेश दिया। सर्वेक्षण राज्य सरकार के अपने संसाधनों से किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी सर्वेक्षण किया जाएगा। परिणामी आंकड़े निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के अधीन जारी किए जा सकते हैं। वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास चक्रवात सोमवार को गोवा में शुरू हुआ। अभ्यास के 2023 संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा 9 से 11 अक्टूबर तक की गई थी। यह अभ्यास भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा 2016 से बारी-बारी से आयोजित किया गया है, जिसमें पिछला संस्करण 2022 में भारतीय वायुसेना द्वारा आगरा में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल DRDO जैसी विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी इस अभ्यास में भाग लिया। 8 विदेशी देशों कोमोरोस, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया ने भी अभ्यास में भाग लिया। क्या आपको मालूम है कोमोरोस हिंद महासागर में स्थित एक अफ्रीकी द्वीप समूह या द्वीप राष्ट्र है। कोमोरोस नाम अरबी शब्द कमर से निकला है, जिसका अर्थ है चंद्रमा। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर मोरोनी है। कोमोरोस ने 6 जुलाई 1975 को फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।
अरब लीग का एक सदस्य। यह अरब दुनिया का एकमात्र देश है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी हैं, जो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी हैं। अफ्रीकी संघ को औपचारिक रूप से नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में G20 में शामिल किया गया था। कोमोरोस की मुद्रा कोमोरियन फ्रैंक है और चित्र में आप कोमोरोस का ध्वज देख सकते हैं। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 13 से 14 अक्टूबर 2023 तक नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2023 को शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसे महाकुंभ कहा। G20 देशों के अलावा 10 अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष फॉर्चून चारुम्बिरा और अंतर संसदीय के अध्यक्ष दुआर्ते पाचेको ने भी P20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पैन अफ्रीकी संसद अफ्रीकी संघ का विधायी शाखा है। मैक्सिकन सीनेट की अध्यक्ष एना लिलिया रिवेरा ने 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी। क्या आपको मालूम है अंतर संसदीय संघ IPU राष्ट्रीय संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देना है। संगठन की स्थापना 1889 में फ्रांस के राजनेता फ्रेडरिक पासी और यूनाइटेड किंगडम के विलियम रैंडल क्रेमर द्वारा अंतर सदस्य कांग्रेस के रूप में की गई थी, जिन्होंने राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता के लिए पहला स्थायी मंच बनाने की मांग की थी। फ्रेडरिक पासी एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री और शांतिवादी थे, जिन्हें 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेट के साथ संयुक्त रूप से पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। एक बढ़ई के रूप में अपना करियर शुरू करते हुए सर विलियम रैंडल क्रेमर संसद के ब्रिटिश लिबरल सदस्य थे। उन्हें अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता आंदोलन के साथ उनके काम के लिए 1903 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष गुरदयाल सिंह ढिल्लों 1973 से 76 तक IPU के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। सुश्री नजमा हेपतुल्ला राज्यसभा की पूर्व उपसभापति 1999 से 2002 तक IPU की अध्यक्ष चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय और पहली महिला थीं। G20 देशों और हाल ही में शामिल किए गए अफ्रीकी संघ सहित अतिथि देशों के सांसद दिल्ली के द्वारका स्थित भव्य इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पृथ्वी के भविष्य के लिए अपनाई जाने वाली जीवन शैली पर विचार विमर्श करने के लिए एक साथ आए। 9वें G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 के भव्य उद्घाटन से एक दिन पहले LIFE यानी कि मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर संसदीय फोरम का आयोजन किया गया। पुडुचेरी NDA सरकार में एकमात्र महिला मंत्री श्री चंदिरा प्रियंका ने लिंग और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए मंगलवार यानी कि 10 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया। वह 30 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा में एकमात्र महिला विधायक भी हैं। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सुश्री सामिया सुलूहू हसन को भारत तंजानिया संबंधों को मजबूत बनाने, आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय एकीकरण और बहुपक्षवाद में सफलता प्राप्त करने में उनकी भूमिका के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। सुश्री सामिया सुलूहू हसन भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। क्या आपको मालूम है IIT का पहला
अपतटीय परिसर ज़ांज़ीबार तंजानिया के अर्ध स्वायत्त प्रांत में स्थापित किया जा रहा है और इसका उद्घाटन नवंबर में किया जाना है। यह परिसर आईआईटी मद्रास की देखरेख में होगा। डॉक्टर प्रीति अघालयम आईआईटी मद्रास ज़ांज़ीबार की पहली महिला डायरेक्टर इंचार्ज होंगी। वह आईआईटी की पहली महिला निदेशक भी होंगी। 21वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव NMSAR बोर्ड की बैठक 12 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक राकेश पाल ने NMSAR बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में की। ICG भारतीय खोज और बचाव क्षेत्र ISRR में समुद्री खोज और बचाव के लिए समन्वय और निष्पादन एजेंसी है। बैठक के दौरान वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय खोज और बचाव पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यूनाइटेड किंगडम फ्लैग पोत MV फ्यूरियस को व्यापारी पोत श्रेणी में, पश्चिम बंगाल से मछली पकड़ने वाली नाव न्यू अपराजिता को मछली पकड़ने वाली नाव श्रेणी में, ICG जहाज सुजीत और ICG एयर स्क्वाड्रन 835 स्क्वाड्रन को सरकारी स्वामित्व वाली SAR इकाई श्रेणी में सम्मानित किया गया, जबकि गुजरात समुद्री बोर्ड को तटीय इकाई श्रेणी में पुरस्कार मिला। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर नागपट्टिनम और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में कांकेसनथुरई के बीच एक अंतरराष्ट्रीय हाई स्पीड यात्री नौका सेवा लगभग 4 दशकों के अंतराल के बाद शनिवार 14 अक्टूबर 2023 से फिर से शुरू हो गई है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और तमिलनाडु के लोक निर्माण, राजमार्ग और लघु बंदरगाह मंत्री EV वेलू ने शनिवार को नागपट्टिनम बंदरगाह से इस विमान को हरी झंडी दिखाई। हाई स्पीड क्राफ्ट HSC चेरियापानी कैप्टन बीजू जॉर्ज के नेतृत्व में 50 यात्रियों और चालक दल के 12 सदस्यों के साथ नागपट्टिनम बंदरगाह से सुबह लगभग 8:15 बजे अपनी यात्रा पर रवाना हुआ। केंद्र ने शुक्रवार को पूर्व न्यायिक अधिकारी गोलमेई गैफुलशिलु काबुई को मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। इसके साथ काबुई मणिपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली आदिवासी समुदाय की पहली महिला बन जाएंगी। सतलुज यमुना लिंक SYL नहर पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच पंजाब सरकार ने 20 और 21 अक्टूबर को राज्य विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाया है। यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल के उस बयान के कुछ दिन बाद आया है जिसमें कहा गया था कि पंजाब में SYL नहर के निर्माण का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि राज्य के पास हरियाणा के लिए पानी नहीं बचा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवाओं के लिए एक मंच की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मेरा युवा भारत या MY भारत, जो देश भर के युवाओं को स्वयं सेवा के अवसरों के लिए उचित सरकारी, निजी और NGO योजनाओं से जोड़ने के लिए एक भौतिक तंत्र है। इस प्लेटफॉर्म को 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लॉन्च किया जाएगा। कला और संस्कृति। कोलकाता के ट्रामवे के 150 साल पूरे होने और दुर्गा पूजा के लिए यूनेस्को विरासत मान्यता के उपलक्ष्य में टॉलीगंज से बालीगंज तक एक विशेष ट्राम सेवा चलाई जाएगी। अपनी यात्रा के दौरान ट्राम उन क्षेत्रों से गुजरेगी जो भव्य और शानदार पंडालों के लिए प्रसिद्ध है। ट्राम के बाहरी डिब्बों में हाथ से पेंट किए गए डिजाइन हैं जो दुर्गा मूर्तियों को तैयार करने के लिए प्रसिद्ध उत्तरी कोलकाता के पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों के जिले कुमारटुली को श्रद्धांजलि देते हैं।
कलाकृति में सिंदूर खेला और धुनुची नृत्य को भी दर्शाया गया है। यह विशेष ट्राम सेवा दुर्गा पूजा से लेकर नए साल तक चलेगी। कोलकाता के प्रतिष्ठित ट्राम 1873 के इतिहास के साथ शहर की समृद्ध विरासत और स्थायी आकर्षण के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। क्या आपको मालूम है घोड़ों द्वारा खींची गई पहली ट्राम 24 फरवरी 1873 को कलकत्ता की सड़कों पर उतरी। 1895 में मद्रास, वर्तमान में चेन्नई, ने 7 कारों के साथ भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रामवे को सेवा में प्रवेश करते देखा। 1907 में नवगठित बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रामवे बेस्ट कंपनी के तहत मुंबई में इलेक्ट्रिक ट्रामवे पेश किया गया था। दिल्ली, कानपुर, पटना, नासिक और भावनगर जैसे अन्य भारतीय शहरों में भी ट्राम चलने लगे। ट्राम ने आर्थिक व्यवहार्यता वाले मुद्दों के लिए बेहतर विकल्पों के उद्भव से लेकर विभिन्न कारणों से अपना पतन देखा। पटना 1903 में कम यात्रियों के कारण ट्राम सेवा को बंद करने वाला पहला शहर होगा। आज कोलकाता एकमात्र ऐसा शहर है जहां ट्राम अभी भी चल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एनिमेटेड सीरीज क्रिश त्रिश और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया। श्रृंखला में 52 एपिसोड हैं जिसमें 1500 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां हैं। इस सीरीज को आइकॉनिक एनिमेटेड कैरेक्टर क्रिश त्रिश और बाल्टी बॉय होस्ट कर रहे हैं। इस सीरीज को ग्राफिटी स्टूडियो के मुंजाल श्राफ और तिलक राज शेट्टी की क्रिएटर जोड़ी ने बनाया है। प्रतिष्ठित हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। IFFI सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्राप्तकर्ता को विश्व सिनेमा के विकास और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने इजरायल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की। 7 अक्टूबर को यहूदी त्योहार सिमचट तोराह के दौरान फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा इजरायल पर तड़के हमला शुरू किया गया था। हमास ने इसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। शनिवार को हुए हमले से 50 साल पहले मिस्र और सीरियाई बलों ने 1967 में एक संक्षिप्त संघर्ष के दौरान इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के प्रयास में योम किप्पुर के यहूदी अवकाश के दौरान हमला किया था। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद एक ब्रिटिश क्षेत्र संयुक्त फिलिस्तीन को 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 भागों इजराइल और फिलिस्तीन में विभाजित किया गया था। आज फिलिस्तीन राज्य वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है। हालांकि वास्तव में सरकार केवल वेस्ट बैंक पर लगभग 40% क्षेत्र को नियंत्रित करती है। इजराइल शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से यहूदी लोगों को संदर्भित करने के लिए किया गया है। इसकी जड़ें इब्रानी शब्द यिसराएल में निहित है, जो ओल्ड टेस्टामेंट में याकूब को दिया गया नाम है और जिसका अर्थ है वह जो परमेश्वर के साथ प्रयास करता है। इजरायली याकूब के वंशज थे। बाल्फोर घोषणा 1917 में ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर द्वारा ब्रिटिश यहूदी समुदाय के नेता लॉर्ड रोथस्चाइल्ड को जारी एक सार्वजनिक बयान था। बयान में पहली बार फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र के लिए ब्रिटिश समर्थन का वादा किया गया था। यह 30 साल बाद इजराइल के निर्माण का आधार बन गया। गाजा
भूमि की एक पट्टी है जो आकार में सिर्फ 365 वर्ग किलोमीटर है, जो पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर और पूर्व में इजराइल और दक्षिण में मिस्र के बीच स्थित है। यह 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों का घर है जो 2007 में घेराबंदी जैसी स्थितियों में रह रहे हैं। 1980 के दशक में पहले इंतिफादा के दौरान गठित हमास एक उग्रवादी सुन्नी इस्लामी समूह है और फिलिस्तीन के दो मुख्य राजनीतिक दलों में से एक है। दूसरा फिलिस्तीनी प्राधिकरण है। यह फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन की विफलता के बीच एक अधिक उग्रवादी विकल्प के रूप में उभरा। वर्तमान में यह गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है। अरबी में इंतिफादा का शाब्दिक अर्थ हटाना होता है। यह 1980 के दशक में फिलिस्तीनियों द्वारा लोकप्रिय आंदोलन में लाया गया था और इसका उपयोग उत्पीड़न के खिलाफ धार्मिक विद्रोह को याद करने के लिए किया जाता है। फिलिस्तीन ने 1987 से 93 तक और 2000 से 2005 तक 2 इंतिफादा किए। वेस्ट बैंक संयुक्त राष्ट्र की 1947 विभाजन योजना के अनुसार फिलिस्तीन राज्य को आवंटित क्षेत्र को संदर्भित करता है जो जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है। यह 1967 से इजराइल के सैन्य कब्जे में है। वर्तमान में इस क्षेत्र का केवल 40% फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO 1964 में बनाया गया था। कई दलों और संगठनों का गठबंधन आज इसे आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य की सरकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में इजराइल के पास पूर्वी भूमध्य सागर में अपने नवीनतम और दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक USS गेराल्ड फोर्ड को तैनात किया। USS गेराल्ड और फोर्ड अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। यह 337 मीटर लंबा, 78 मीटर चौड़ा और 76 मीटर ऊंचा है। यह पूर्ण भार पर 100,000 टन को विस्थापित करता है। हावड़ा ब्रिज के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टील के वजन के लगभग 4 गुना के बराबर। यह परमाणु ऊर्जा से संचालित है। वर्ष 2017 में सेवा में आए इस विमान वाहक पोत का नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति गेराल्ड R. फोर्ड के नाम पर रखा गया है। फोर्ड 1913 से 1906 तक ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना में सेवा की। फोर्ड ने विमान वाहक USS मोंटेरे पर एक सहायक नेविगेटर, एथलेटिक अधिकारी और विमानरोधी बैटरी अधिकारी के रूप में कार्य किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटली के पेरुगिया प्रांत के मोंटोन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतालवी अभियान में लड़ने वाले नायक यशवंत घाटगे और अन्य भारतीय सैनिकों के लिए बनाए गए स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। जुलाई में निर्मित यह स्मारक नायक यशवंत घाटगे और अन्य भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान की याद में बनाया गया है, जिन्होंने युद्ध के दौरान इतालवी अभियान में लड़ाई लड़ी थी। घाटगे ने 3/5वीं महरत्ता लाइट इन्फेंट्री के साथ सेवा की। इतालवी अभियान की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक में उनके असामान्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस, ब्रिटेन के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण से सम्मानित किया गया था। 50,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इतालवी अभियान में भाग लिया, जिनमें से लगभग 5,700 कार्रवाई में मारे गए। इतालवी अभियान में उनकी वीरता के लिए 20 सैनिकों को VC से सम्मानित किया गया। घाटगे सहित उनमें से 8 को युद्ध के मैदानों के पास दफनाया गया है जहां वे लड़े थे। बांग्लादेश को अपने रूसी समर्थित परमाणु संयंत्र परियोजना के लिए पहली यूरेनियम की डिलीवरी मिली। बांग्लादेश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण पद्मा नदी के पूर्व की ओर रूपपुर ईश्वरदी
पबना जिले में किया जा रहा है। संयंत्र के पूरा होने पर देश की लगभग 15% बिजली उत्पन्न करने की उम्मीद है और 2024 में परिचालन में जाने की उम्मीद है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूसी रोसाटॉम राज्य परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा बनाया जा रहा है और इसकी कुल क्षमता 2.4 मेगावाट ई होगी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बांग्लादेश की भ्रष्टाचार निरोधक निगरानी संस्था के समक्ष पेश हुए और उनके वकीलों ने कहा कि यह सरकारी उत्पीड़न के अभियान का हिस्सा है। वह रोजगार सृजन और गरीबों तक सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से बांग्लादेश में स्थापित सामाजिक व्यापार फर्मों से संबंधित लगभग 175 अलग अलग आपराधिक और श्रम न्यायाधिकरण मामलों का सामना कर रहे हैं। टॉलस्टॉय फार्म में महात्मा गांधी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसे उन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में एक वकील के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शुरू किया था। भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने रविवार को प्रतिमा का अनावरण किया। टॉलस्टॉय फार्म मोहनदास गांधी द्वारा अपने दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन के दौरान स्थापित एक आश्रम है। 1910 में इसके निर्माण के समय आश्रम ने ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह के अभियान के मुख्यालय के रूप में कार्य किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के दूसरे आश्रम पहला 1904 में फिनिक्स फार्म नेटाल था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के दूसरे आश्रम का नाम रूसी लेखक और दार्शनिक लियो टॉलस्टॉय के नाम पर रखा गया था, जिनकी 1894 की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ यू ने गांधी जी के अहिंसा के दर्शन को बहुत प्रभावित किया था। गांधी समर्थक हरमन कालेनबाख ने गांधी जी और अन्य लोगों को वहां रहने की अनुमति दी जब तक कि उनका स्थानीय आंदोलन प्रभावी था। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने केविन मैकार्थी को पद से हटाए जाने के बाद स्टीव स्कैलिस को प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। रिपब्लिकन 221-212 बहुमत से चैम्बर को नियंत्रित करते हैं। रिपब्लिकन ने गुप्त मतदान में हाउस जुडिशरी कमेटी के अध्यक्ष जिम जॉर्डन की जगह स्कैलिस को चुना। ब्रिटिश लेखक सलमान रश्दी पिछले साल न्यूयॉर्क राज्य में एक कला कार्यक्रम के दौरान चाकू से किए गए हमले के बारे में एक संस्मरण जारी करने जा रहे हैं। नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेस्टेड मर्डर शीर्षक वाली इस किताब का विमोचन अगले साल अप्रैल में किया जाएगा। रश्दी के दूसरे उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन ने 1981 में बुकर पुरस्कार जीता और बुकर पुरस्कार की 25वीं और 40वीं वर्षगांठ पर सभी विजेताओं का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास भी जीता। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने उस विधेयक पर वीटो कर दिया जो कैलिफोर्निया को जाति आधारित भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना देता। श्री न्यूसम ने विधेयक को अनावश्यक कहा और कहा कि कैलिफोर्निया पहले से ही जाति, रंग, धर्म, वंश, राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, लिंग पहचान और अन्य विशेषताओं के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। श्रीलंका ने 11 अक्टूबर को कोलंबो में संपन्न 23वीं IORA मंत्रिपरिषद में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की अध्यक्षता ग्रहण की। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री अली साबरी ने की। श्रीलंका IORA, जिसे 1997 में स्थापित किया गया था, का एक संस्थापक सदस्य है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA, जिसे पहले हिंद महासागर रिम पहल और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के रूप में जाना जाता था, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर की सीमा से लगे 23 राज्य शामिल हैं।
IORA एक क्षेत्रीय मंच है जो सरकार, व्यापार और शिक्षाविदों के प्रतिनिधियों को उनके बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाता है। नवंबर 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विदेश मंत्री पिक बोथा को भारत यात्रा के दौरान इस विचार ने जड़ें जमाई। जनवरी 1995 में नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान इसे मजबूत किया गया था। नतीजतन दक्षिण अफ्रीका और भारत द्वारा एक हिंद महासागर रिम पहल का गठन किया गया था। बाद में मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गए। मार्च 1997 में IORARC को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था, जिसमें 7 अतिरिक्त देश सदस्य थे: इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, यमन, तंजानिया, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में लगभग 2 वर्षों में स्थापित किया जाएगा, जो विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों SSLV के लिए समर्पित होगा। SSLV एक 3 चरण प्रक्षेपण यान है जो 500 किलोमीटर की प्लानर कक्षा में लगभग 500 किलोग्राम के उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है। SSLV की प्रमुख विशेषताएं कम लागत, कम टर्न अराउंड समय, कई उपग्रहों को समायोजित करने में लचीलापन, लॉन्च ऑन डिमांड व्यवहार्यता और न्यूनतम लॉन्च बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। बाजार और अर्थव्यवस्था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को सोमवार 9 अक्टूबर को 2023 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्डिन के पथ प्रदर्शक काम ने पिछले 200 वर्षों में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला है। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में अंतर को समझने में भी मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने 9 अक्टूबर को दक्षिण मोरक्को के शहर मार्केश में वार्षिक बैठक शुरू की। यह बैठक 50 साल के अंतराल के बाद अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित की जा रही है। अफ्रीका में पिछली बैठक 1973 में केन्या में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक परंपरागत रूप से हर 3 साल में अपने वॉशिंगटन मुख्यालय के बाहर वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैठक के गवर्नरों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वार्षिक सभा आयोजित करते हैं। मोरक्को के दक्षिणी शहर मार्केश को 2021 में इसकी मेजबानी करनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण सभा को 2 बार स्थगित कर दिया गया था। पिछले महीने मार्केश के दक्षिण में आए शक्तिशाली भूकंप में करीब 3000 लोगों की मौत हो गई थी। क्रिस्टालिना इवानोवा जॉर्जिवा किनोवा IMF की वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं। भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रौद्योगिकी कंपनियों के शीर्ष औद्योगिक निकायों में से एक इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI का अध्यक्ष अब किसी भारतीय कंपनी से ही होगा। यह निर्णय 10 अक्टूबर को आयोजित विशेष बैठक के दौरान लिया गया। IAMAI की अध्यक्षता एक कार्यकारी परिषद कर रही है, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान में ड्रीम 11 के हर्ष जैन कर रहे हैं। इसके वाइस चेयरपर्सन मैकमाईट्रिप के राजेश मागो हैं, जबकि टाइम्स इंटरनेट के सत्यन गजवानी कोषाध्यक्ष हैं। शुभो रे IAMAI के अध्यक्ष हैं। हुरून इंडिया द्वारा प्रकाशित सबसे अमीर भारतीयों की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद जनवरी से अडानी की नेटवर्थ में
तेजी से गिरावट आई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। इसके अलावा एडटेक अग्रणी बायजूस के सह संस्थापक और भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख व्यक्ति अब सूची में नहीं है, क्योंकि उनकी कंपनी संकटों से जूझ रही है। सूची में 84 स्टार्टअप संस्थापक हैं। 33 यूनिकॉर्न के संस्थापक भी इस सूची का हिस्सा हैं। सूची में शामिल औसत सुपर रिच भारतीय 63 वर्ष के हैं, जिनमें जेप्टो के 20 वर्षीय संस्थापक कैवल्य वोहरा से लेकर प्रेसिजन वायर्स इंडिया कंपनी के संस्थापक 94 वर्षीय महेंद्र रतिलाल मेहता शामिल हैं। जोहो की सह संस्थापक राधा वेम्बू ने फाल्गुनी नायर को पीछे छोड़ते हुए सबसे अमीर भारतीय महिला बन गई हैं। वह समग्र सूची में 40वें स्थान पर हैं। स्ट्रीमिंग डेटा प्रौद्योगिकी कंपनी कॉन्फ्लुएंट की 38 वर्षीय सह संस्थापक नेहा नरखेड़े सूची में सबसे कम उम्र की महिला उद्यमी हैं। वह भारत में स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में 5वें स्थान पर और कुल मिलाकर 290वें स्थान पर हैं। बायोकॉन की किरण मजुमदार शॉ और अरिस्टा नेटवर्क की जयश्री उल्लाल ने शीर्ष 5 में जगह बनाई है। 15,800 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ उल्लाल सबसे अमीर पेशेवर प्रबंधक हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के इग्नाटियस नविल नोरोन्ना 5,200 करोड़ रुपए के साथ भारत में सबसे अमीर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। केदारा कैपिटल के सह संस्थापक मनीष केजरीवाल 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सूची में स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय निजी इक्विटी फंड मैनेजर बन गए हैं। भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा समूह एनटीपीसी लिमिटेड को 10 अक्टूबर 2023 को जारी फोर्ब्स वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। यह विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में से 261वें स्थान पर है और सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय पीएसयू है। हर साल फोर्ब्स शीर्ष 700 कंपनियों की पहचान करने के लिए स्वतंत्र बाजार अनुसंधान के माध्यम से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की सूची प्रकाशित करता है, जो रोमांचक काम और सकारात्मक वातावरण, प्रशिक्षण और कैरियर की उन्नति के अवसर, कर्मचारी लाभ, कर्मचारी केंद्रित और कार्यस्थल विविधता प्रदान करते हैं। फोर्ब्स ने इस साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की 7वीं वार्षिक सूची बनाने के लिए बाजार अनुसंधान फर्म स्टेटिस्टा के साथ भागीदारी की। खेलकूद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 141वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सत्र का उद्घाटन किया। IOC सत्र अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक के रूप में कार्य करता है। ओलंपिक खेलों के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय IOC सत्रों में किए जाते हैं। भारत लगभग 40 साल के अंतराल के बाद दूसरी बार IOC सत्र की मेजबानी कर रहा है। IOC का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सत्र में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष श्री थॉमस बाक और IOC के अन्य सदस्य भी भाग लेंगे। LA28 आयोजन समिति ने 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में 5 खेलों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मंजूरी मिलने तक लंबित है।
वे बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश हैं। 5 प्रस्तावित खेलों में से 3 ओलंपिक खेलों में पहले भी खेले गए हैं। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल 1992 से 2008 और 2020, क्रिकेट 1900 और लैक्रोस 1904 और 1908। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी 10 अक्टूबर को जारी नवीनतम बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF रैंकिंग में 2 स्थान ऊपर चढ़कर सभी 3 युगल श्रेणियों में दुनिया में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई। केवल 3 अन्य भारतीयों को विश्व रैंकिंग में नंबर 1 होने का सौभाग्य मिला है। प्रकाश पादुकोण 1980 में शीर्ष रैंकिंग वाले पुरुष एकल शटलर बने थे। भारत को एक और विश्व नंबर 1 बनने के लिए 35 साल इंतजार करना पड़ा, जब साइना नेहवाल ने 2015 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय महिला एकल खिलाड़ी बनने के बाद शीर्ष स्थान हासिल किया। किदाम्बी श्रीकांत नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले तीसरे भारतीय और दूसरे पुरुष खिलाड़ी थे, जब उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2018 में 5 सुपर सीरीज फाइनल में जगह बनाई थी। रंकी रेड्डी और शेट्टी की जोड़ी इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्डियांटो तथा चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी है। वे 58 वर्षों में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने। दिनेश खन्ना 1965 में टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय थे। जून में जब उन्होंने इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता था, तो रंकी रेड्डी और शेट्टी सुपर 1000 टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने थे और विश्व टूर के सभी स्तरों पर जीतने वाले पहले भारतीय भी बने थे। समर्थन और प्रोत्साहन के अभूतपूर्व प्रदर्शन में भारतीय पैरालंपिक समिति PCI और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक हांगझो में चीन में आयोजित होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों के लिए 196 पुरुष और 113 महिला एथलीटों सहित 309 एथलीटों के विदाई समारोह में दल को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए एक साथ आए। विदाई समारोह में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, युवा मामले और खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्री श्रीकांत माधव वैद्य और PCI के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केल्विन किप्टम ने 2023 शिकागो मैराथन में 2 घंटे 35 सेकंड का समय दर्ज करने के बाद सबसे तेज मैराथन विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केनिया के इस 23 वर्षीय धावक ने 2022 बर्लिन मैराथन में हमवतन एलियूड किपचोगे के 2 घंटे 1 मिनट 9 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को 34 सेकंड पीछे छोड़ा। महिलाओं की दौड़ नीदरलैंड के शिफान हसन ने जीती, जिनका 2 घंटे 13 मिनट 44 सेकंड का समय महिलाओं के इतिहास में दूसरा सबसे तेज था, जो पिछले महीने बर्लिन में टिगस्ट असीफा के रिकॉर्ड तोड़ने वाले रन के पीछे था। सेना के HH मणिकांत ने बेंगलुरु के श्री कांतिरावा आउटडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस 21 वर्षीय खिलाड़ी ने 10.23 सेकंड के समय के साथ हीट 3 खिताब जीता और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने अमिया कुमार मलिक को 2016 में बनाए गए 10.26 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ा। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 के लिए मेजबान राष्ट्र होंगे।
पहली बार 2 महाद्वीपों के 3 देश प्रतियोगिता की मेजबानी करेंगे। इसके अतिरिक्त 1930 में उरुग्वे में आयोजित पहले विश्व कप की 100वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव के रूप में टूर्नामेंट के पहले कुछ मैच अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे में खेला जाएगा। यह 2010 के बाद से अफ्रीका में, 2014 के बाद से दक्षिण अमेरिका में और 2018 के बाद से यूरोप में आयोजित पहला विश्व कप होगा। 2028 और 2032 में UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए मेजबान की घोषणा की गई है। ब्रिटेन और आयरलैंड संयुक्त रूप से टूर्नामेंट के 2028 संस्करण की मेजबानी करेंगे। इटली और तुर्की को यूरो कप 2032 मेजबानी अधिकार दिए गए हैं। UEFA के अध्यक्ष अलेक्जेंडर सेफेरिन ने स्विट्जरलैंड के न्योन में एक समारोह में यह घोषणा की। 2024 संस्करण जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। इटली मौजूदा यूरो कप चैंपियन है। सप्ताह के चर्चित व्यक्तित्व। शिव शंकरी। प्रसिद्ध लेखिका और कार्यकर्ता शिव शंकरी को गुरुवार को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में तमिल में लिखे उनके संस्करण सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पुरस्कार विजेता एम वीरप्पा मोइली ने शिव शंकरी की प्रशंसा करते हुए उन्हें राष्ट्रीय आइकन बताया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान में एक पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। शिव शंकरी इस पुरस्कार की 32वें प्राप्तकर्ता हैं। चयन 3 स्तरीय कठिन प्रक्रिया के बाद किया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अर्जन कुमार सिकरी की अध्यक्षता वाली चयन परिषद अंतिम निर्णय लेगी। शिव शंकरी का साहित्यिक करियर 5 दशकों से अधिक का है। वह 36 उपन्यासों, 48 उपन्यासों, 150 लघु कथाओं, 15 यात्रा वृत्तांतों, निबंधों के 7 संग्रह और 3 आत्मकथाओं के लेखक हैं। उनका 2019 का संस्मरण सूर्यवंशम 2 खंडों में सामने आता है। पहला एक बच्चे से एक युवा लेखक में कायापलट है और दूसरा एक प्रशंसित लेखक का जीवन और समय है। साथ ही खंड परिवर्तन में एक समाज की बड़ी यात्रा को भी रेखांकित करते हैं। पिछले 10 वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च मान्यताओं में से एक है। सरस्वती सम्मान के अलावा व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा स्थापित अन्य साहित्यिक पुरस्कार हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका। धन्यवाद।